नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां सीएम मनोहर लाल ने वीसी के माध्यम से बैठक की है। और दूसरी खबर चंडीगढ़ से ही है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के पूर्व मंत्री कैप्टन सिंह यादव का एक बयान सामने आया है। वहीं तीसरी खबर झज्जर से है, जहां दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर एक बार फिर से किसान आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी है। और वहीं चौथी खबर की अगर बात करें तो फरीदाबाद से, जहां सेक्टर 58 में दोस्त ने अपने ही दोस्त पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। तो चारों बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पहली जो बड़ी खबर है वो सीएम मनोहर लाल ने बैठक बुलाई है। बैठक को लेकर बड़ी खबर है, चारों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दूसरी खबर है पूर्व मंत्री कैप्टन सिंह का बयान, एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है, वो खबर बड़ी है। और तीसरी जो है, एक बार फिर से किसान आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी है। टिकरी बॉर्डर पर इस बुगाहट तेज होने लगी है, उसको लेकर तीसरी खबर है। वहीं चौथी खबर जो बड़ी खबर है वो एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी है, इसको लेकर के खबर है। तो चारों बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो 4 बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। सबसे पहली खबर है, सीएम मनोहर लाल ने एक बहुत ही जरूरी बैठक बुलाई है, क्योंकि अब आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं राज्य में, और सत्र भी है, बजट सत्र भी है। इसको लेकर के तमाम बैठकों का दौर जारी है। वहीं दूसरी खबर जो है, पूर्व मंत्री कैप्टन सिंह का बयान सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक बड़ा बयान इन्होंने दे दिया है, जिसके बाद से तीसरी खबर की अगर बात करें तो किसान आंदोलन की आहट एक बार फिर से तेज होने लगी है। और शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। सीएम मनोहर लाल के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर वर्चुअल माध्यम से बैठक की गई है ये, और इस दौरान सभी विधायक और मंत्री भी मौजूद रहे। वहीं हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के पूर्व मंत्री कैप्टन सिंह यादव ने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने की बात भी कही है, और सभी को जरूरी दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए गए हैं। तो चंडीगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया वर्चुअल माध्यम से, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक की गई। और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है, क्योंकि इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में जुड़े वर्चुअल माध्यम से, और बाकी के मंत्री जो है नायब सिंह सैनी समेत सभी विधायक और मंत्री यहां पर मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि कई विषयों पर इसमें चर्चा हुई, कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी होने हैं और विधानसभा चुनाव भी होने हैं। साथ ही साथ बजट सत्र का भी जो तारीख है उनका ऐलान कर दिया गया है। तो ऐसे में ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। चंडीगढ़ में वर्चुअल यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक की गई, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हमारे ओपी शर्मा फोन लाइन पर चंडीगढ़ से जुड़ गए। ओपी, आपसे जानना चाहेंगे, जो बड़ी बैठक हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, इस बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए ज्योति, अगर इस बैठक के बारे में बात करें तो जो आधिकारिक तौर पर जो जानकारी निकल के सामने आई है, उसमें जो मुख्य तौर पर 3 एजेंडों के ऊपर जो है आज चर्चा हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के जो कोसली से विधायक लक्ष्मण यादव हैं, उन्होंने ये बताया, उनका कहना था कि आज के जो 3 एजेंडे थे, उसमें पहला एजेंडा था कि 9 और 10 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे हरियाणा में प्रवासी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी के बाकी राज्य से जो कार्यकर्ता है वो हरियाणा में आएंगे, गांव-गांव का दौरा करेंगे, लोगों से मिलेंगे, धार्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे और लोगों से सरकार के बारे में फीड लेंगे। बूथ पर जो गांव स्तर पर जो बूथ कमेटियां हैं उनकी भी जो मीटिंग लेंगे। कहीं ना कहीं ये जो पूरा चुनाव है, लोकसभा के चुनाव को देखते हुए जो कार्यक्रम 2 दिन का चलो गांव की ओर किया गया है, उसका ये मकसद। दूसरा जो कार्यक्रम था वो ये था कि विधायक दल की अगली बैठक जो है वो चंडीगढ़ में जो है वो 13 तारीख को बुलाई गई है। और तीसरा अहम था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को जो है वो रेवाड़ी के दौरे पे आ रहे हैं, जहां वो
मनेठी के अंदर जो एम्स की एक लंबे समय से मांग की जा रही थी उसकी जो है आधारशिला रखेंगे। ये 3 बातें हैं, लेकिन ये अगर आप बताएं तो मुद्दे शायद इतने ज्यादा जरूरी नहीं है जितना जरूरी है कि जो कांग्रेस की तरफ से जो एक अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो बात की गई है, उस आनंद में एकदम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक बुलाई गई, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में शक पैदा करता है कि क्या सरकार अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो है थोड़ी सी सतर्क होगी और अपनी तैयारियां कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल ओपी, अहम ये मीटिंग रही, इसमें बड़ी मुद्दों पर चर्चा हुई। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और वहीं दूसरी खबर, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के पूर्व मंत्री कैप्टन सिंह यादव का एक बड़ा बयान सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी कहेगी तो लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, लेकिन एप्लीकेशन देना मेरी गरिमा से परे है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे राजनीति से संन्यास ही क्यों न लेना पड़े। और इसी के साथ ही मंत्री कैप्टन सिंह यादव ने यह भी कहा है कि किसी भी पार्टी में नहीं जाऊंगा। उन्होंने आगे कहा है कि उनके लिए सर्वोपरि कांग्रेस पार्टी और नेता सोनिया गांधी है। चंडीगढ़ में जो हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बताया ये लोकतंत्र की हत्या है। वहीं मेयर चुनाव को लेकर भी उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये अगर मेयर चुनाव पर भी उन्होंने निशाना साधा है। उस दौरान उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने साथ ही ये कहा, बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये मेयर चुनाव में ऐसे कर सकते हैं तो लोकसभा चुनाव में क्या कुछ नहीं करेंगे। ये सबसे पहले तो मैं जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और उनकी बेंच को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि चंडीगढ़ के अंदर जिस तरीके से वहां जो रिटर्निंग अफसर ने जो बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ करी और उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है, और उन्होंने ये भी कहा कि हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया। अगर ये मेयर के चुनाव में ऐसा कर सकते हैं तो आप मुझे बताइए कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि 370 सीट आएंगी, तो मुझे लगता है कि 370 में मैनिपुलेशन करेंगे। ईवीएम मशीन के ऊपर जो है आज लोगों का विश्वास उठ गया है। हमारा इंडिया अलायंस जो है बार बार उनसे टाइम मांगने का, उनने टाइम मांगा है उनसे, आज तक टाइम नहीं दिया। ईवीएम की जो विश्वसनीयता है उसके ऊपर आज परसेंट चिन्ह लग रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास सपने आ रहे हैं। और वहीं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर एक बार फिर से किसान आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी है। एमएसपी की गारंटी समेत लंबित मांगों को लेकर के किसानों ने 13 फरवरी से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठकर हजारों किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के अलग अलग इलाकों से दिल्ली कूच शुरू करेंगे। इसका ऐलान पिछले दिनों किसान संगठनों ने किया था। एक तरफ किसान संगठन दिल्ली मार्च की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें बहादुरगढ़ के उद्योगपति डरे हुए हैं और घबराए हुए भी हैं। बहादुरगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इमरजेंसी बैठक कर सरकार और प्रशासन से बॉर्डर बंद न होने देने की अपील की है। बीसीसीआई के प्रतिनिधिमंडल ने डीसी और एमपी को भी इसके संदर्भ में ज्ञापन दिया है। जो टिकरी बॉर्डर पर पड़ाव पंजाब रखा था, उससे हमारे जवानों में, बच्चों में नशे की लत बहुत ज्यादा फैली थी, जिसका अब तक भुगत रहे हैं प्रशासन और समाज मिलकर। कोशिश है पर छुटवाया भी है काफी हद तक। इस कारण हम ये निवेदन करते हैं बयागे से, यहाँ को बाहर से बीमारी ले आकर नशा वगैरह जैसे पचलिया गांजा चिट्टे हमारे लिए बालक जान भी नहीं चाहिए, उनका हमारे लिए छोड़ गए। पार्टी से मेरी लोगों से यही प्रार्थना है कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए। आज हमारी ये मीटिंग का मुद्दा ये है कि जैसे कि खबर आ रही है कि 13 तारीख को हमारे किसान भाई दोबारा इस आंदोलन की राह पे चलने वाले हैं। तो इससे क्योंकि पिछला अनुभव हमारा इतना बुरा हुआ है कि पीछे जो 1 साल हमने झेला, हमारी इंडस्ट्री ने झेला है, उससे हमारी कमर टूट गई, हमारी इंडस्ट्री की। काफी बिजनेस हमारा पीछे चला गया। तो आज हम एसपी साहब से, डीसी साहब से उनको ज्ञापन दिया है
और उनको भी यही कहा है कि किसी तरीके से आज बिजनेस पहले भी बहुत अच्छे नहीं चल रहे कि आज हमारे जो भी जीओज हैं, सारे एसएचओ, चौकी इंचार्ज, सीआईए टीम की एक मंथली रिव्यू मीटिंग दी गई थी और आगे जो भी की प्रायोरिटी एरियाज हैं हमारे क्राइम में, उसके विषय में विस्तार से चर्चा हुई है। और हमारा वही है कि एक तो क्राइम को रोकना और जो पब्लिक है उसके साथ समन्वय बना के जो भी हमारे जिले के नागरिक हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, उनकी समस्याओं का समय पे निराकरण करना और एक सुरक्षा का जो है माहौल पूरे जिले में बनाना, तो वो हमारा प्रयास है। उसी के तहत एक रिव्यू मीटिंग की गई थी और जो भी अपने की पॉइंट्स हैं, जो की ब्रीफिंग है, जो की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्वामी इंद्र, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के हमारे साथ बन चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो स्वामी इंद्र जी आपका। आपसे जानना चाहेंगे एक बार फिर से जो है किसान आंदोलन की आहट तेज होने लगी है और ऐसे में बॉर्डर कूच करने की, आप लोग दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ आपकी मांग इस दौरान है? देखिए, किसानों की कोई नई मांग नहीं है। पूर्व में जो 13 महीने आंदोलन चला, उस दौरान देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं आकर किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये 3 काले कानून में वापस लेता हूँ, एमएसपी की गारंटी जो है उसके लिए मैं कानून बनाऊंगा, पर ऐसा होता हुआ अभी तक हम नहीं आया। और साथ में कहा था बिजली संशोधन बिल बिना किसानों की सहमति के हम लागू नहीं करेंगे। सरकार ने वो वादा भी तोड़ा, जबकि आपने देखा होगा जब पहले चरण की 4 बैठकें हुई थी उसके अंदर खुद देश के कृषि मंत्री ने कहा था कि किसानों की 4 में 2 मांगे हमने मान ली है और तीसरी मांग जो देश के प्रधानमंत्री ने मानी, तो यहाँ कर जब आंदोलन ने स्थगित किया और साथ में एक आश्वासन दिया था कि मैं एमएसपी की गारंटी को लागू करूंगा। ये मांगे तो न मानकर जो हमारे किसान साथी जो शहीद हुए थे उन्हें अब तक ना तो शहीद का दर्जा दिया गया, ना ही पीछे जो वंचित परिवार रह गया है। 750 से ज्यादा हमारे किसान साथी जो वीर गति को प्राप्त हुए थे उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा तक नहीं दिया गया। और अभी तक न ही तो केंद्र सरकार ने, न ही प्रदेशों की तमाम सरकारों, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो और तमाम अन्य राज्य, उन राज्यों में अभी तक किसानों पर इस आंदोलन के दौरान जो केस दर्ज हुए थे वे तक वापस नहीं हुए थे। यानी कि जो देश के अन्नदाता, जिन्हें आप बार बार अन्नदाता कहते हैं, वो देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले लोग, जिनके बेटे देश की सीमाओं पर रक्षा करते हैं और देश का पेट का भरने का काम करते हैं, अगर वो गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते हैं, आप उनको दमनकारी तरीके से आंदोलन कुचल कर उनका जीवन तक समाप्त आपने कर दिया। आपने उनके परिवारों का, वंचित परिवारों का अभी तक आपने ख्याल तक नहीं किया। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यही कारण है तमाम इन बातों को लेकर आज किसान जो है 13 तारीख को दिल्ली की ओर चलेगा। हमने बॉर्डर आने की बात नहीं कही है। हम दिल्ली में जहाँ संवैधानिक तरीके से दिल्ली के अंदर, जहाँ आज आप देखेंगे इतिहास में कि जहाँ पूरे देश में जंतर मंतर पर सिर्फ जनता ही अपनी आवाज उठाने पहुंची थी, शासित राज्य जो सरकारें होती थी उनको समझाने के लिए, आज उसी जंतर मंतर पर देश के अंदर गैर बीजेपी शासित प्रदेश के मंत्रियों ने वहां आकर अपना पंडाल डाला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि आज इस देश के अंदर विपक्ष की जो सरकारें हैं वे तक अपेक्षित हो सकती हैं, तो आम नागरिक की स्थिति क्या होगी। और आपने देखा कि अभी जो आपके चैनल के ऊपर जो व्यापार मंडल के साथी बोल रहे थे, ये प्रो बीजेपी प्रोपेगेंडा है। हमें बताइए किसानों ने कब रस्ता रोका? ठीक है, हमें ये बताइए किसानों ने कब यातायात। स्वामी इंद्र जी, एक और मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, फिर दोबारा चर्चा आपसे होगी, दोबारा आपको सवाल लिया जाएगा आपसे। अतर सिंह संधू जी, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी किसान मोर्चा के हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले तो अतर सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। आपसे पूछना चाहेंगे, एक बार फिर से किसान आंदोलित होने को तैयार हैं, दिल्ली कूच करने वाले हैं। उनका कहना है कि बस हमसे वादे किए गए और वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। देखिए, मैं अपने पुराने साथी स्वामी इंद्र को भी सुन रहा था जी। देखिए, ये सब अभी आंदोलन में आज का पेपर पढ़िए, जो सबसे बड़ा गुट है भारतीय किसानों चढ़ूनी, उन्होंने उसका विरोध किया। भाई ये जो आंदोलन लोग कर रहे हैं ये गलत है और हम इसका खंडन करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि किसानों, मैं देखिए, मैं सबसे पहले तो नमन करूंगा
देश के अन्नदाता को, मेरे दादाजी एक बड़ी बात कहते थे, जिस देश का किसान खुशहाल नहीं वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। आज माननीय मोदी जी और मनोहर लाल जी की जो सरकार है केंद्र और हरियाणा में, उन्होंने किसान हित में काम किया। आज किसान, प्रदेश का किसान खुशहाल है और उस कारण देश के किसान की आज प्रगति हो रही है। देश में किसानों के लिए हर तरह तरह की योजनाएं सरकार लेकर के आ रही है। लेकिन स्वामी इंद्र जी नहीं मान रहे हैं कि किसान खुश हैं। देखिए, किसान बिल्कुल पूरे देश और प्रदेश में खुश है। आज पूरी कितनी योजनाएं किसानों के लिए लेके आ रहे हैं, कितनी हर चीज में किसान सरकार किसान के साथ खड़ी है। एफपीओ नए योजनाओं को लेकर के, एफपीओ जैसी योजनाओं को लेकर जो युवा किसान है उसको आगे बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा 2014 से पहले जो युवा किसान है वो पहले 85% युवा किसान खेती करता था हरियाणा में या केंद्र, आज वो 60-65% पे युवा खेती करने की तरफ आगे विमुख हो चुका था। आज दोबारा युवा किसान खेती की तरफ बढ़ रहा है। ये तो हमारे देश का सौभाग्य है। अगर देश की केंद्र की सरकार ने, माननीय मनोहर जी की सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने किसानों को आगे बढ़ाने का काम किया ताकि किसान अपना रोजगार करके, अपना उद्योग करके काम करे। ये कुछ शंभू किसान है जो जिनकी दाल निकल रही है, वो अपने आप को आगे बढ़ाने, आपको फोटो छपवाने के लिए, दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। उनकी दाल गलने वाली नहीं है। इस बार जो देश की सरकार है वो किसानों के लिए सभी योजना पूरी कर चुकी है और आगे भी हमेशा किसान पे काम करेगी। सुनिए कितना खुश है, जान लेते हैं स्वामी इंद्र से ही, वो क्योंकि हमारे साथ बने हुए हैं। स्वामी इंद्र जी, इनका तो कहना है कि कुछ लोगों की दाल नहीं गल रही है इसलिए वो इस आंदोलन की बात कर रहे हैं, नहीं तो प्रदेश में तो किसान पूरी तरीके से खुशहाल है। बिल्कुल अतर सिंह जी सही कह रहे हैं। कुछ लोगों की दाल नहीं गल रही, जिनकी दाल गली वो दल गए, आज वो दल बदल गए। कभी वो हमारे साथ हुआ करते, आज वो बीजेपी में चले गए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। विषय क्या है, अगर देश के किसान वास्तव में खुशहाल होता तो किसानों की आय दिन आत्महत्या के केस में बढ़ोतरी ना होती। आपके शासनकाल के अंदर 20% इसमें बढ़ोतरी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं। दूसरी बात है, आप कहते हैं युवा खेती करना चाहता है, आप देश का डाटा देखिए, ग्रामीण स्तर पे हमारे बच्चे विदेशों में भाग रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की अगर बात करें, जीटी रोड की बेल्ट तमाम एरिया के अंदर आज लगभग हमारा जो युवा है वो जा चुका है विदेशों में मजदूरी करने के लिए, पढ़ने के बहाने से। हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी भी अपने डिग्री कॉलेज है उनकी खाली पड़ी है। उसका कारण ये है कि हमारा युवा बाहर से रहना नहीं चाहता, उसके पास रोजगार नहीं है, खेती में फायदा नहीं है। मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूँ, सिद्धू जी आप ईमान से बताइए, आपकी सरकार ये आंकड़ा पेश करती कि महंगाई दर नहीं बढ़ी। मुझे बताइए महंगाई दर किसके सिर पर नहीं बढ़ी? तो स्वामी इंद्र जी आप कहना चाह रहे हैं कि किसान खुशहाल है या नहीं है? किसान खुशहाल है या नहीं है? मैं वही बता रहा हूँ, किसान खुशहाल क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे को महंगाई दर के अंदर इस तरीके से निचोड़ दिया गया है। जहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में महंगाई दर के अंदर आती थी उसको बाहर निकाल दिया, यहाँ इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री महंगाई दर में उसको बाहर निकाल दिया गया। तमाम ऐसे उद्योग धंधों को बाहर निकालकर मात्र खेती को महंगाई दर के अंदर जोड़कर आप दिखा रहे हैं कि दालों के रेट नहीं बढ़े, आप बता रहे सब्जी के रेट नहीं बढ़े, आप बता रहे लहसुन प्याज के रेट नहीं बढ़े, खाद्य सामग्री के रेट नहीं बढ़े। अरे भैया, क्योंकि आपने रेट दिए नहीं, एमएसपी जो आप किसान को दोगे नहीं। हम तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं, हम तो लाभकारी मूल्य की बात ही नहीं कर रहे, हम तो मैक्सिमम अपना सपोर्ट प्राइस की बात नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे एमएसपी दो, हम तो कह रहे हैं हमारे को जो न्यूनतम समर्थन मिनिमम सपोर्ट प्राइस दीजिए, एमआरपी। अच्छा, जिन योजनाओं की बात कर रहे हैं अतर सिंह जी कि केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने योजनाएं चला दी हैं किसानों के लिए, ऐसे में किसान बहुत खुश हैं उन योजनाओं से, या किसान सम्मान निधि कहें या फिर अन्य योजनाएं कहें। इनके पास एक गज भी जमीन नहीं, काय के किसान है। किसान तो देश का जो देश हल चलाता है, देश में खेती करता है, किसान सबका पेट भरता है। कोरोना काल में जो किसान ने काम किया देश के लिए, अन्नदाता ने लोगों को भूखे मरने से बचाया, वो किसान है। स्वामी इंद्र जी तो किसान ही नहीं है, फिर किसान किस तरह से स्वामी इंद्र जी किसान की बात करते हैं? किसान से पूछिए, आप गांव में जाकर के पूछिए, जो किसानों के हित के काम सरकार कर रही है। आज देश का किसान, प्रदेश का किसान खुशहाल है। कभी आज 2014 से पहले किसान 85% ठीक है। आज किसानों को जो योजनाएं मिल रही हैं, ठीक है, वो योजना मिलने से किसान बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। और वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 58 में दो दोस्तों ने अपने ही एक दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में दोस्त की मृत्यु हो गई और आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद से मौके से फरार हो गया, जिसके बाद से मृतक के परिजन उसे लेकर के बादशाह खान सिविल अस्पताल में पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिया है
और मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। ये मेरा छोटा भाई इंद्रजीत डागर है जी। मैं और जगन डागर जी, अमरपाल डागर जी के घर गए थे। मेरे पास मनीष का फोन आया कि भैया आपके भाई को चक्कू मार दिए हैं नितेश ने, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है फोन में। उसके बाद मैं वहां पे पहुंचा हूं तो एक कमरे में मुझे ऐसी हालत में मिला। मैं इसको पवन अस्पताल लेके गया। वहां पे उन्होंने कहा कि इसमें कुछ नहीं है। कमरे में थे ये बाहर थे? दुकान में अंदर थे। दुकान के अंदर हमला हुआ है? फिर मैंने काउंटर वाउंटर सारे वो करके वहां से पब्लिक को बुला के इसको गाड़ी में लिया है। गाड़ी में लेने के बाद पवन हॉस्पिटल लेके गया हूँ। पवन हॉस्पिटल ले जाने के बाद में इसको सीधा उन्होंने कहा भाई इसमें कुछ नहीं है भैया। मेरा नाम मुकेश डागर है। मुकेश जी, क्या हुआ है? बच्चों का आपस का इसे बुला के ले गए थे। इसकी दुकान से उस दुकान पे दूसरी दुकान पे बुला के ले गए थे, जहां हमें लगती नहीं कि भाई इतना बड़ा मामला होगा कि भाई जो इन्होंने ये कदम उठाया है। और हमारे गांव को करीबन कोई 1400-1500 साल बसे हो गए। हम अपने गांव के दूसरे गांवों के फैसले में भी मिसाइल देते थे, लेकिन आज बड़े दर्दनाक घटना है। इस तरह की वारदात हमारे गांव में पहली हुई है। हमारे सारे गांव को बड़ा इस चीज का दुख है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फरीदाबाद से संवाददाता हमारे मोनू पांचाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोनू, आपसे जानना चाहेंगे, दोस्ती से गद्दारी की जो खबर सामने आई है, क्या कुछ मामला है, क्यों इस दोस्त की हत्या कर दी गई? ज्योति, देखिए मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद के जो है झारछत्री गांव की ये घटना है। जब जो इंद्रजीत था, जो मृतक इंद्रजीत था, ये जो है जो अपने दोस्तों की कहीं ना कहीं मुखबरी जो है वो करता था पुलिस से और सीआईए क्राइम ब्रांच से मुखबरी करता था, क्योंकि जो दो आरोपी हैं ये कहीं ना कहीं कोई गलत काम करते थे और इसकी मुखबरी जो है वो जो है पुलिस और सीआईए क्राइम ब्रांच को कर दिया, इसने जो है जानकारी दी थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिन दोनों जो आरोपी हैं, इन दोनों को उठाने के बाद जो है इनसे पूछताछ करने के बाद में क्राइम ब्रांच ने इनको छोड़ दिया। और उसके साथ ही जो है जब ये वहां से निकल करके आए तो इन्होंने पता किया तो कहीं ना कहीं इंद्रजीत का नाम आ रहा था कि इंद्रजीत ने इन दोनों व्यक्तियों की कहीं ना कहीं मुखबरी करी है। तो इसको लेकर के कहीं इसका बदला लेने के लिए वो जो है इसकी दुकान पर जा पहुंचे, क्योंकि ये सगली घटना जो है फरीदाबाद के राजीव कॉलोनी की है। और वहां पर ये इंद्रजीत की दुकान पर पहुंचे और इंद्रजीत से जो है हालचाल जानने के बाद में वहां से जो है उसी की दुकान से उठा करके बुला करके दूसरी दुकान पर लेके चले गए थे। और वहां पर जाने के बाद में सिगरेट इन दोनों ने पी थी। और कहीं ना कहीं जब सिगरेट इन लोगों ने पी तो वहीं इन दोनों आरोपियों ने जो है चाकू निकाल करके इंद्रजीत पर ताबड़तोड़ जो है वो हमला कर दिया। करीब बात की जाए तो 20 से 25 बार जो है वो चाकुओं से हमला किया और कहीं ना कहीं इंद्रजीत की वहीं मौके पर ही मौत हो गई थी। वही बात की जाए तो मारते समय जो है दोनों आरोपी वो यही इंद्रजीत से कहते नजर आए कि अब हम तेरे से मुखबरी कराएंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से मुखबरी का जो है ये बदला लेने को लेकर के इस इंद्रजीत का जो है हत्या कर दी। तो इस तरीके जब इंद्रजीत की हत्या करी तो कहीं ना कहीं उसके परिजनों को जो है वो फोन पर सूचना दी गई और लूलुहान जो है खूनों से वो वहां पर पड़ा रहा। वहीं इंद्रजीत को जो है एक निजी अस्पताल में लेकर गए और वहां से जो है फरीदाबाद के बीके अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत्यु घोषित कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योति, सबसे पुराना गांव 1500 साल बसा हुआ गांव का रिकॉर्ड जो है यहाँ पर टूटता हुआ नजर आया, क्योंकि जिस तरीके से झारछत्री गांव की मिसाल एकता के रूप में जो है यहाँ पर दी जाती है, तो वहीं गांव के कुछ लोगों ने गांव के ही व्यक्ति पर इंद्रजीत पर जिस तरीके से हमला किया है, तो कहीं ना कहीं पूरा गांव इस चीज को लेकर के बड़ा आश्चर्य है कि जिस तरफ एक तरफ पूरे गांव की जो है मिसाल दी जाती है कि किसी तरीके का कोई झारछत्री का क्राइम या क्रिमिनल के रूप में कोई भी बच्चा इस तरीके से नहीं निकला, लेकिन जिस तरीके से इन दो बच्चों ने ही अपने गांव के इंद्रजीत का जो मर्डर किया है, तो एक सबसे बड़ा यहाँ पर हताहत यहाँ पर गांव वासियों को पहुंची है। जी बिल्कुल, बेहद चिंताजनक भी है ये बोलूं, क्योंकि एक तो दोस्ती और ऊपर से एक ही गांव के उसके बाद से हत्या कर देना। फिलहाल पुलिस का इस मामले में क्या कुछ रवैया है और जिस काम में शामिल होने की बात आप कर रहे हैं कि किसी अवैध काम में वो शामिल हो सकते हैं, तो क्या उस काम की कोई जानकारी निकल करके सामने आई है और पुलिस का क्या कुछ रवैया है? देखिए, जो संपर्क सूत्रों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो दो आरोपी थे ये नशे का कारोबार करते थे। जिस तरीके से इंजेक्शन या इस तरीके की जो नशे की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सप्लाई करते थे। इसी को देखते हुए इंद्रजीत ने जो है क्राइम ब्रांच में सूचना दी थी और क्राइम ब्रांच से उठवा करके वहां पूछताछ की गई, तो कहीं ना कहीं पुख्ता सबूत न होने के चलते उन दोनों आरोपियों को जो है पुलिस ने छोड़ दिया। लेकिन वहां से जब छूटने के बाद में जो है इंद्रजीत की दुकान पर जा पहुंचे और कहीं ना कहीं चाकू उन पर थे और उन्होंने इंद्रजीत पर ताबड़तोड़ जो है हमला कर दिया।
वहां से जो है मौके से फरार आरोपी, दोनों आरोपी फरार हो गए और पुलिस को जो है पूरी सूचना दे दी गई है। पुलिस अभी जो है जगह जगह जो है दबिश दे रही है और कहीं ना कहीं जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल मोनू, और बेहद ही गंभीर खबर है, इस पर नजर बनाए रखेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।